नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी नेटवर्क पर हमारा विशेष कार्यक्रम बैटल ग्राउंड 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए। आपको तो पहले से पता ही है कि चुनाव का मतलब होता है एनडीटीवी पे चुनाव की खबरें देखना और एनालिसिस को समझना। और ये पहला कार्यक्रम हम लेकर के आ रहे हैं मुंबई के मरीन ड्राइव से। अभी आपने लॉन्ग शॉट में देखा। हम बता दें कि हम कहाँ हैं। हम हैं मरीन ड्राइव पर, बिल्कुल उस गेट के बाहर जिसको एग्जिट पॉइंट कहेंगे, जो अंडरपास बना है वर्ली से मरीन ड्राइव लाने के लिए और आगे नरीमन पॉइंट जाने के लिए। जो आधे घंटे से 35 मिनट से का जो रास्ता था, अब वो 8 मिनट का हो गया है। हमारे कई मेहमान अभी उसी रास्ते से आए हैं। इस चुनाव की खास बात क्या है? खास बात यह है कि ये बड़ा प्रिडिक्टेबल लगता है। तो ये तो मीडिया के लिए बड़ा बोरिंग है कि अगर कांटे की टक्कर है नहीं तो चुनाव तक हम मोमेंटम कैसे बना करके रखेंगे। लेकिन ये चुनाव दरअसल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही दिलचस्प है और ऐतिहासिक है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे बड़ा चुनाव होने जा रहा है, जिसका असर भारत ही नहीं पूरी दुनिया पर होने जा रहा है। और इस चुनाव में हम सबको किस तरह से शिरकत करना चाहिए ये तो ज़रूरी है ही, लेकिन उसके पहले ये जानना भी ज़रूरी है कि मुद्दे क्या हैं, शतरंज पे गेम क्या खेली जा रही है, कौन मजबूत है, कितना मजबूत है, किसकी कितनी सीटें। और इसमें हल्ले गुल्ले से दूर आपको चाहिए इंसाइट। इसीलिए आजकल गारंटी का ज़माना है, तो एनडीटीवी पर हम आपको बेस्ट एनालिसिस की गारंटी दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं आपको अभी पता लगेगा जब मैं मेहमानों से आपका परिचय कराने जा रहा हूं। मेरे लेफ्ट साइड से संदीप शास्त्री जी हैं, बड़े भारी शिक्षाविद हैं और साथ ही में सेफोलॉजिस्ट हैं। पूरे भारत के हर क्षेत्र के चुनाव की गणना जो है इनसे हम समझते हैं। डॉक्टर मनीषा प्रियम है, ग्रास रूट पे भी काम करती हैं, स्कॉलर हैं, सोशल साइंटिस्ट हैं, एलएसी से पीएचडी की हुई है इन्होंने। नीलेश शाह हैं, सबसे जाना माना चेहरा हमारे यहाँ, जो शेयर बाज़ार तो छोड़ दीजिए, भारत की जो नीतियाँ बनती है उस पर भी इनका योगदान है, बात करते हैं। और स्टॉक मार्केट के अलावा इकोनॉमी के बारे में जो भारत में चलता है, जैसा मैंने कहा ग्रास रूट से लेकर के मैक्रो पॉलिसी तक, वो हम समझेंगे नीलेश भाई से। बड़े जाने माने अर्थशास्त्री हमारे साथ हैं, नीलकंठ मिश्रा जो एक्सिस में हैं, नीलेश भाई कोटक में काम करते हैं। और ये दोनों इस वक्त यूआईडी और भारत की कई पॉलिसीज़ हैं जिसमें काफ़ी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इकोनॉमी की एक इनसाइड समझ जो होनी चाहिए वो ये लोग रखते हैं और आज आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बातों की जानकारी मिलेगी। हमारे साथ हैं अमिताभ तिवारी, इनसे भी आप परिचित हैं बिल्कुल। ये भी बहुत अच्छी राजनीतिक एनालिसिस करते हैं और पॉलिटिकल कमेंट्री इनकी सुनने लायक होती है। रोहित चंदावरकर महाराष्ट्र के जाने माने राजनीतिक पत्रकार हैं, हमारे सीनियर कॉलीग हैं और महाराष्ट्र की बारीकियों को हम इनसे समझेंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो वक्त आपने निकाला। बड़ी बात यह है चुनाव की कि ये बैटल ग्राउंड है पूरे देश में, लेकिन लगता है कि इजी चुनाव है, करीब करीब प्रेडिक्टेबल है। लेकिन महाराष्ट्र उतना प्रेडिक्टेबल नहीं है, हम उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन इस खेल को, इस चुनाव को अगर पहले एक जिसको कहते हैं हेडलाइन में समझना हो तो संदीप जी से शुरुआत करूंगा। व्हाट आर यू वाचिंग सर? सर, इस चुनाव में जो मैं ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ वो देश के 4-5 राज्य हैं जहाँ पे मुझे लगता है बदलाव के कुछ संकेत हो सकते हैं। बदलाव यानी आज जितने सीट अलग अलग पार्टियां की हैं, किसके बढ़ सकती हैं, किसके कम हो सकती है, मुझे लगता है ये 5 राज्यों पे वो केंद्रित है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल और कर्नाटका। मुझे लगता है कि इन 5 राज्यों की पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स और यहाँ के नतीजे ये फैसला करेंगे कि आगे की सरकार कितनी बहुमत से वो सरकार चलाएगी। बिल्कुल, ये 6 राज्य जो आपने बताए, इनके नंबरों को अगर आपने समझ लिया तो समझ में आएगा कि फाइनल नंबर क्या होने वाला है। मनीषा जी, आपकी नज़र कौन से राज्य पर सबसे ज़्यादा है? देखिए, सबसे पहले तो मेरी नज़रें जो आपके स्क्रीन से नहीं हटती, और एक शब्द है हिंदी का, बड़ा विलक्षण शब्द है, नयनाभिराम। जहाँ नयन पर भी एक तरह से पूर्ण विराम लगे, इतनी खूबसूरत समा आपने भारत के चुनावों के विश्लेषण के लिए बना रखी है। और जो बयार यहाँ चल रही है वो पुरवैया की बयार है। और मैं ये मानती हूँ कि यद्यपि कि गुरुदेव कविवर भारत की जब संरचना उन्होंने की तो पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा का नाम लिया, तो इसमें पंजाब एक तरफ की हवा दिखलाता है, बंग भाषी जो वो एक तरफ की दिखलाते हैं। तो अभी भी कुछ राज्य जिनमें कि हम टटोलेंगे कि कौन सी निधि जो है वो भारत की निधि तय करेगी,
उनमें बिहार आगे रहेगा। दक्षिण के राज्यों में क्या होगा, खुलासा कैसे होगा, इसके लिए उत्तर वाले उधर देखते रहेंगे। बंगाल में क्या होता है ये भी सब देखते रहेंगे। तो एक तरह से यद्यपि कि अपने राष्ट्र की संरचना हम फिर से करेंगे इसी मिट्टी को लेके, और एक नई संरचना हम हर 5 वर्ष में करते हैं, उसको सब देखते हैं, लेकिन हर राज्य अगले वाले में देखता रहेगा कि हमारे यहाँ तो क्या ये हुआ, अगले में क्या हो रहा है। और मैं ख़त्म करने के पहले आपको बताऊं कि फ़ोन बजता रहा कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में इस वाले को यहाँ से टिकट मिल गई। तो एक तरह से भारत में जो है ये बयार चुनाव की अब चल चुकी है। बिल्कुल। रोहित, महाराष्ट्र की बात करते हैं। यहाँ पर 2 अलायंस थे, 4 पार्टियाँ थी, अब 6 हो गई हैं। हम लोगों को तो नाम याद रखने में भी दिक्कत हो रही है। तो इस वक्त जिस प्रकार का तोड़-फोड़ हुआ है, उसके बाद आप किस प्रकार से देखते हैं कि ये चुनाव में हाउ इट इज़ स्टैक्ड? संजय सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि नाम याद रखना मुश्किल हो रहा है। उससे ज़्यादा मुश्किल ये हो रहा है कि सुबह देखना पड़ता है कि एक कोई नेता है वो उसी पार्टी में है या दूसरी किसी पार्टी में चला गया। तो हर दिन ये इनकमिंग आउटगोइंग होता रहता है। आपने शुरुआत में जो बात कही वो सही है कि महाराष्ट्र विल बी ए डिसाइडिंग स्टेट बिकॉज ऑफ इट्स नंबर 48 विच इज़ ह्यूज आफ्टर उत्तर प्रदेश। और ये एक राज्य मुझे ऐसा दिखता है, जैसे आपने शुरुआत में कहा कि एक प्रेडिक्टेबल दिखता है पूरे देश का, लेकिन महाराष्ट्र का जैसे दूसरे वक्ताओं ने कहा टोटली अनप्रेडिक्टेड है। और अब अभी हम बात कर रहे थे कि इतना ज़्यादा अनसर्टनटी हमने महाराष्ट्र में देखा नहीं। शायद पिछले 30-40 साल में जो भी चुनाव हमने देखे, बारीकी से देखे, फील्ड पे देखे, उसमें इतनी अनसर्टेनिटी हमने देखी नहीं। तो कहीं पे रूरल एरियाज़ में कास्ट फैक्टर अचानक चल रहा है, शहरों में विकास का मुद्दा चल रहा है। तो ऐसा ये पता ही नहीं चलता है कि विकास वाले ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेंगे, जो विकास के लिए अच्छा बात कर रहे हैं वो करेंगे, या गांव में जो थोड़ा कास्ट फैक्टर है वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेंगे। इसलिए ये बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा और बहुत अनप्रेडिक्टेबल रहेगा, ऐसे मुझे लगता है। बिल्कुल। चूँकि आपने कास्ट का जिक्र किया तो एक सवाल आगे भी चर्चा के लिए आप लोगों के लिए हम रखेंगे, लेकिन अमिताभ, आपसे, हम लोग पुराने कन्वेंशनल तरीक़ों से जिस तरीके से एनालिसिस करते आए हैं वो भी हम लोगों के लिए एक नया चैलेंज है। कास्ट के नंबर देखेंगे कौन किसके साथ, पर हम प्रिजम्पटिव एनालिसिस कर रहे होंगे, जबकि इन दिनों जो नैरेटिव चला है और जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र चला है उसने एक प्रकार का वोटर का सेक्युलराइजेशन पहले से ज़्यादा कर दिया है। सेक्युलराइजेशन इन द टेक्निकल टर्म्स मैं इसको कह रहा हूँ। तो क्या आप मानते हैं कि ये कास्ट वाले फैक्टर से भी चुनाव देखेंगे तो गलतियाँ करेंगे इस बार? नहीं, मतलब भाजपा ने कास्ट पॉलिटिक्स में क्लास पॉलिटिक्स का तड़का लगा दिया है, जिसकी वजह से यूपी जैसे जातिवाद राज्य में भी 2022 के चुनाव में सिर्फ 4% लोगों ने जातिगत आधार पर वोटिंग किया था। और जो बेनिफिशियरीज़ की बात आप कर रहे हैं, अगर हम स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट बेनिफिशियरीज़ को मिला लें तो लगभग 33%, 22% सेंट्रल गवर्नमेंट और 11% स्टेट गवर्नमेंट के स्कीम्स एज़ पर एक्सिस माई इंडिया सर्वे, उसके बेसिस पे वोटिंग हुई। तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो गया है वोटिंग बिहेवियर। हम जितने लोग भी यहाँ बैठे हैं सबका एक यूनिक कारण है वोटिंग बूथ पर जाकर के वोट डालने का। वोटिंग एक इमोशनल डिसीजन होता है, कोई रैशनल डिसीजन नहीं होता। इट कैन बी एज सिली एज अ रीज़न कि मैंने एमपी को अपने बेटे के बर्थडे पे बुलाया था, वो आया नहीं, बगल वाले के यहाँ आया था। इट कैन बी एज सिली एज रीज़न एज दिस। लेकिन कोई भी चुनाव जो है वो भारत में 3 कारणों की वजह से डन डील नहीं है। पहला है कि भारत में लेट डिसाइडर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, 25% से 30%। CSDS के सर्वे के अनुसार ही जो अंतिम दिन डिसाइड करते हैं या 2 या 3 दिन पहले डिसाइड करते हैं कि हम किसको वोट करेंगे। इतना तो विक्ट्री मार्जिन भी नहीं होता। और महाराष्ट्र इज़ अमंग द टॉप स्टेट्स विच इज़ द लेट डिसाइडर्स, हु हैज़ अ मैक्सिमम नंबर ऑफ लेट डिसाइडर्स। दूसरा होता है 25% लोग कैंडिडेट के नाम पर वोट करते हैं आज भी, 2019 लोकसभा में भी, और अभी तो कैंडिडेट्स भी अनाउंस नहीं हुए हैं सारी पार्टियों के। ये 2 मुख्य कारण हैं। और तीसरा है भारत में लॉयल वोटर्स, यानी जो हार्डकोर आइडियोलॉजिकल वोटर हैं वो सिर्फ 31% हैं, यानी 69% आर फ्लोटिंग वोटर्स, आर नॉट आइडियोलॉजिकली अलाइंड टू एनी पार्टी एंड दे आर द किंग मेकर्स और डिसाइडर्स। और जैसा सर ने कहा महाराष्ट्र पे, एक लास्ट बात, महाराष्ट्र में किसी को नहीं पता कि एक्चुअली क्या होने वाला है। मुख्य जो मुद्दा है वो है हु इज़ द रियल शिवसेना।
दैट नोबडी नोज, क्योंकि आज तक वो टेस्ट नहीं हुआ है. एंड हु इज़ द रियल एनसीपी, दैट नोबडी नोज एज ऑफ नाउ. बिल्कुल, रोहित से पूछेंगे कि जनरल परसेप्शन क्या है, कि किसको असली सेना माना जा रहा है, लेकिन आपने जो बातें बताई उसमें एक तो अच्छा है कि थोड़ा सस्पेंस और थ्रिल हमारे लिए बना रहेगा. जितना अनप्रिडिक्टेबल है उतना हम लोग हैप्पी हैं, या अनप्रिडिक्टेबिलिटी के लिए अलग अलग आर्गूमेंट दे रहे होंगे, ठीक है. लेकिन आपने जो बात कही उससे एक बात और निकल करके आती है, वो ये है कि एक फैक्टर ओवर डोमिनेंट हो गया है, वो है मोदी की लोकप्रियता. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस वक्त चुनाव के सारे कन्वर्सेशन में इतना ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं कि बहुत सारे ये जो प्लसेस और माइनसेस हैं उसको वो लेवल कर रहे हैं अपने प्रीमियम वोटर से. प्रीमियम जो उनका है अपना खुद का. डू यू थिंक दैट इज़ ऑल्सो अ प्ले? सी, अगर 2019 की बात करें तो फिर संदीप शास्त्री जी का ही नंबर है, मैं उनके ही नंबर को कोट कर रहा हूँ कि बीजेपी को जिसने भी वोट किया उसमें से 1 में से 3 वोटर मोदी फैक्टर था, यानी मोदी के नाम पे उन लोगों ने वोट किया. 10 में 3, 1 आउट ऑफ 3, 33%. अच्छा. 33%. ओके. अगर आप एनडीए का वोट देखेंगे 2019 का 27.5 करोड़, यूपीए का वोट 16.5 करोड़, 11 करोड़ की लीड. और मेरे रिसर्च के हिसाब से जो सर के डेटा से डिराइव्ड है, 8.5 करोड़ इस 11 करोड़ की लीड में से मोदी फैक्टर है. वो हो सकता है इस चुनाव में जो ये 77-80% था डिफरेंस बिटवीन यूपीए एंड एनडीए, हो सकता है इस चुनाव में 100% हो जाए, और इंडिया और एनडीए के बीच में जो डिफरेंस है वो आज हो सकता है सिर्फ मोदी फैक्टर ही है. जी संदीप, इसमें कुछ आप जोड़ना चाहते हैं? मैं सर के बात को थोड़ा एक्सपैंड करना चाहता हूँ. 2014 में जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट थे, 4 में से 1 बीजेपी वोटर्स ने कहा कि हम प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट को देख के वोट कर रहे हैं. 4 में से 1, 25%. 2019 में वो 32% तक चला गया, 1/3 तक चला गया. अब 2019 से आज तक आप वो समय देखें तो एक मेजर चेंज बीजेपी और एनडीए की स्ट्रैटेजी में ये रही है कि प्राइम मिनिस्टर का एक फोकस. आज हम सब आप बीजेपी के लीडर्स के किसी के भी स्पीच को आप सुनेंगे तो मोदी गारंटी एक बहुत ही बड़ी वाक्य का उपयोग सब करते हैं, प्राइम मिनिस्टर खुद करते हैं. सो ये 24 से 32 जो गया, इस बार मुझे लगता है और ज़्यादा जाएगा इन टर्म्स ऑफ मोदी फैक्टर डिसाइडिंग बीजेपी को. अगेन दिस बिल्ड्स अप फर्दर क्यूरियोसिटी कि ये नंबर भी अब हम लोग ट्रैक करते रहें अभी से चुनाव तक. ये पॉसिबल है? हाँ, ये पॉसिबल है, वेरी मच है. बिल्कुल. इसमें एक बात अभी और हम लोग गहराई में जाएंगे, ये जो सारे इक्वेशंस काम करेंगे किस तरह से करेंगे, लेकिन थोड़ा सा एक नज़र डालते हैं कि इश्यूज़ क्या हैं और किस तरीके से फ्रेम हो रहे हैं. तो उसमें जो हेडलाइन निकल करके आ रही है और प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो पूरा कैंपेन है उसमें एक पहला वाक्य और पहला वर्ड पकड़ते हैं, वो है कि अगले कार्यकाल में 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी इसको बनाना है. ये बहुत बड़ा वादा है. इस वादे को पूरा करने के लिए क्या करना होगा, ये वोटर समझना चाहेंगे जब वो अपना चॉइस डिसाइड करेंगे कि आप सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं. नीलकंठ जी. नहीं, देखिए, इस पे डिलीवरी जो है वो प्राइवेट सेक्टर ही करेगी. तो इसमें सरकार जो कोशिश कर रही है पिछले कुछ वर्षों से कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे फोकस करें, कि आपको हमने बता दिया कि भाई देखिए ग्रोथ मोटा मोटी इतनी ही होगी, आपका इन्फ्लेशन जो है वो मोटा मोटी इतना ही होगा, इंटरेस्ट रेट इस तरफ से स्टेबल होगा, एक्सचेंज रेट इस तरह से स्टेबल होगा. तो अगर कोई पूंजीपति अगर निवेश करने को तैयार हो रहा है तो उसको अगर ये क्लियर हो जाए कि भाई अगले 4-5 साल तक ऐसे चलने वाला है, तो उसके इन्वेस्ट करने के चांसेस बढ़ जाते हैं. और जब 4 लोग इन्वेस्ट करते हैं तो 5 और लोग भी आ जाते हैं कि भाई इसके कारण ही इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगी. जब इतने लोग इन्वेस्ट करेंगे तो मेरे हिसाब से अभी तक का, और आप देखें जो बजट में भी जब सरकार ने वित्तीय घाटा खुद से 5.1% कर दिया, जबकि पूरी मार्केट तैयार थी कि 5.4% हो, तो ये जो स्टेबिलिटी ओवर ग्रोथ का जो पर्पज़ है ये मेरे ख्याल से काफ़ी टाइमली भी है, क्योंकि अभी हमारी रियल एस्टेट मार्केट जो है वो अभी 10 साल के डाउनटर्न के बाद फाइनली उठनी शुरू हुई है. ये बहुत पावरफुल इकोनॉमिक फोर्स है. तो इससे जब घर बनने शुरू होते हैं
तो फिर स्टील की डिमांड, सीमेंट की डिमांड, टाइल की डिमांड, लेबर की डिमांड सब बढ़नी शुरू होती। तो मेरे हिसाब से इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से ग्रोथ की विजिबिलिटी अभी काफ़ी अच्छी है। तो जिस प्रकार का इंडेक्स चल रहा है वो करीब करीब ये माने बैठा है कि अब की बार 400 पार। इज दैट राइट? सो मार्केट कंटिन्यूटी ऑफ गवर्नमेंट और गवर्नेंस दोनों को काउंट कर रहा है। ये सिर्फ $5 ट्रिलियन की खेल नहीं है, ये अमृत काल में विकसित देश होने की खेल है। एंड हमने हमेशा देखा है कि आज़ादी के समय हम और जापान पर कैपिटा जीडीपी में इक्वल थे या पीछे थे वो हमसे। 1960 में साउथ कोरिया और हम एक दूसरे के आसपास थे। 80 में चाइना और हम एक दूसरे के आसपास थे। ये सब लोग हमें पीछे छोड़ के बहुत आगे चले गए। हमने 2 कदम उठाए, उन्होंने तो 2 किलोमीटर चल दिए। सो अब की बार मार्केट ये डिस्काउंट कर रहा है कि ये अमृत काल में भारत विकसित देश हो जाएगा और जो लोग हमें पीछे छोड़ के हमेशा चले जा रहे थे हम उनके साथ हो जाएंगे। और ये विश्वास इसलिए पैदा होता है कि 2014 में भारत जो 10वीं बड़ी अर्थव्यवस्था विश्व की आज 5वीं हो गया है और अगले 5 साल में तीसरी के ऊपर पहुंच जाएगा और अमृत काल के अंत तक हम दूसरे के साथ उसे नैरो कर देंगे। तो ये सिर्फ 5 ट्रिलियन का खेल नहीं है, ये विकसित देश होने का खेल है और मार्केट को विश्वास है कि सरकार और गवर्नेंस दोनों इसी दिशा में काम करते रहेंगे। बिल्कुल। और विपक्ष का क्या नैरेटिव है इस पर मैं मनीषा जी से पूछूंगा, लेकिन उसके पहले आप दोनों में से जो भी जवाब देना चाहें वो ये है कि 2 मुद्दे विपक्ष उठाए न उठाए पब्लिक की तरफ से जो आते हैं, जब हम फैक्टर देखते हैं कि क्या परेशानी है आपको, तो एक तो एम्प्लॉयमेंट है क्लियर कट पहला फैक्टर और दूसरा है महंगाई। तो इस पे जो रूलिंग इस्टेब्लिशमेंट, रूलिंग पार्टी जो कह रही है और जो ग्रास रूट रियलिटी है वो क्या है? तो देखिए, ये जो कोविड का जो क्राइसिस हुई, उससे इकॉनमी जहाँ होनी चाहिए थी उससे करीब 1 साल पीछे है। तो जैसे अगर एक वो जो प्री कोविड पाथ कहते हैं तो वी आर अबाउट 7% बिलो दैट, एंड गिवन दैट आवर इकॉनमी ग्रोज एट अबाउट 7%, हम लोग करीब 1 साल पीछे हैं उससे। अब ये इससे क्या होता है कि जो वो जब लॉकडाउन्स हुए तो आपने मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बंद कर दी, आपने केपेक्स बंद कर दिया और डिमांड भी ख़त्म हुई। जब इकॉनमी खुली तो फैक्ट्रीज बननी शुरू हुई और डिमांड भी आ गई। लेकिन लेबर सप्लाई को आप रोक नहीं सकते, क्योंकि उस समय जो 21 साल के या 24 साल के जो भी हुए या 18 साल के हुए तो वो लेबर फोर्स में आ गए। हमारे पास अभी मार्केट में, लेबर मार्केट में 1 साल एक्स्ट्रा लोग हैं, यानी कि करीब 1 से 1.25 करोड़ लोग एक्स्ट्रा हैं। और ये समस्या यूरोप में नहीं है, चीन में नहीं है, जापान में नहीं है, क्योंकि वहाँ पे लेबर फोर्स श्रिंक कर रही है। तो वहाँ पे भी वो लोग 1-1.5 साल पीछे हैं अपनी, जहाँ पे प्री कोविड के पहले होते। तो इस कारण से लगता ये है कि शायद जॉबलेसनेस है, बट जॉब्स क्रिएट हो रही हैं। जैसे अगर इकॉनमी हमारी अगर 7-8% पे ग्रो कर रही है तो जॉब्स जो हैं वो 5% पे ग्रो कर रही हैं। बट मुश्किल ये है कि अभी लेबर सप्लाई बढ़ी हुई है। तो अगर हम ग्रोथ को मतलब बेसिकली लेबर सप्लाई को एब्जॉर्ब करना चाहेंगे तो हमें 7% से बहुत ज़्यादा ग्रो करना होगा। तो यानी कि 8-9% पे ग्रो करना होगा, जो कि मेरे हिसाब से 4 से 5 साल में ये लेबर एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। इसके साथ ही हमें देखना होगा कि इन्फ्लेशन इसके कारण कम होता जा रहा है। तो जैसे इन्फ्लेशन में भी 2 पार्ट होते हैं, एक फूड होता है और एक कोर इन्फ्लेशन होता है। कोर इन्फ्लेशन अभी 4 के बहुत नीचे आ गया है और यही सस्टेनेबल इन्फ्लेशन होता है, क्योंकि लेबर के पास अभी प्राइसिंग पावर नहीं है, इसलिए इन्फ्लेशन कम होता जा रहा है। तो ये एक नेचुरल साइकिल है कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन कम होगा, इंटरेस्ट रेट कम होगा, फिर इकॉनमी में फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी और फिर ये जॉब्स भी एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो ये सिक्लिकल प्रॉब्लम है, इसमें कोई स्ट्रक्चरल इशू नहीं। बिल्कुल। संजय भाई, महंगाई के ऊपर एक बात कहूँ, एक ज़माना था जब बॉलीवुड के फिल्मों में विलन फूड की ब्लैक मार्केटिंग करते थे, जैसे काली चरण, रोटी कपड़ा मकान, और हीरोइन गाना गाते थी महंगाई मार गई। अब आप किसी से पूछिए लास्ट कौन सी ऐसी मूवी थी जहाँ पे विलन फूड की ब्लैक मार्केटिंग करता था और हीरोइन महंगाई मार गई के गाना गाता था। सो यही चीज़ें दिखाती है कि महंगाई अब उतना बड़ा प्रश्न नहीं रहा पूरे देश के लिए। कुछ लोगों के लिए यस, महंगाई कुड बी एन इश्यू, एंड पिछले 36 या 40 महीनों में
majority of the part our inflation was lower than American inflation, जो हमारे 75 साल के इतिहास में कभी नहीं हुआ। मनीषा जी, महंगाई को एक मुद्दा हम लोग पहले से मानते हैं कि वोट देने का एक फैक्टर है, लेकिन अभी जिस प्रकार के मुद्दे हैं और जिस तरह का एस्पिरेशनल लैंग्वेज सेट हुआ है, उसमें एक्चुअली आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है कि महंगाई एक निर्णायक क्राइटेरिया है क्या वोटर के दिमाग में वोट करने के लिए? देखिए, महंगाई जहाँ तक एक मुद्दा है, साफ साफ बतलाऊँ कि महंगाई मुद्दा है, लेकिन महंगाई मुद्दा हो करके उससे राजनीतिक परिवर्तन जब होता था तो उसमें मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और उसकी महिलाएं आगे होती थी। आज वो जो है वो एक वोट बैंक बन के और उभर चुका है, तो वो शायद उस मुद्दे की तरफ देखना भी नहीं चाहती। वैसे राज्य जहाँ मुझे लगता है अमूमन भाजपा को कड़ी टक्कर ज़मीन पे मिलेगी, वहाँ भी महिलाओं का मत जो है, बाकी आप मर्दों से बात कीजिए, वो जाति की बात करते हैं, वो तरह तरह के आइडियोलॉजीज़ की बात करते हैं, और सही लोकतंत्र में होनी चाहिए प्रतिस्पर्धा, लेकिन अगर आप घर आंगन में जाके महिलाओं से बात कीजिए तो चुपचाप मुस्कुरा के वो धीरे से बता देती हैं कि वो बाहर जो भी कह रहे हैं इधर तो ये जाएगा। तो जो वर्ग आपको ये मुद्दा उठा के ले जा सकता था, महिलाएं चप्पल लेके या प्याज का माला बना करके और सिलेंडर लेके, तो ये एक तरह से महिलाएं जो हैं वो बीजेपी की तरफ, और ये रूरल मुफस्सिल इलाकों में भी देखने को मिलता है जी। तो कई कारणों से ये मुद्दा आपके लिए पॉलिटिकली ब्लंट हो गया, इकोनॉमिकली अलाइव, पॉलिटिकली ब्लंट। और जहाँ तक जो बेरोज़गारी का मामला है, वंस अगेन ह्यूज इशू, और युवा वर्ग खास करके हमारे जिन राज्यों को हम बीमारू बुलाते हैं, उनमें विश्व की सबसे बड़ी युवा की, गरीब युवा की, जो पहली बार स्कूल कॉलेज जा रहा हो, उसकी जनसंख्या विश्व की सबसे भारी जनसंख्या होगी। लेकिन वो किस पे विश्वास करता है कि आज नहीं तो कल कुछ परिवर्तन होगा, कहीं नौकरी लगेगी, ट्रेन से पकड़ के कहीं जाएंगे तो कोई काम मिलेगा। एक बड़ा फैक्टर तो है। भरोसे वाली पार्टी अगर उनसे आप पूछिए तो आपको जवाब समझ में आएगा। मुझसे विदेश से कई लोग पूछते हैं कि क्यों इन बातों पे युवा जो है आक्रोश से भरा हुआ नहीं दिखता है, तो उसका जवाब ये है कि युवा को ये दिक्कत है, मगर वो किस पे भरोसा करता है कि इस पे डिलीवर करेगा। इस प्रश्न का जब जवाब आप लेंगे तो आपको कि इशू है, लेकिन उसका कोई मैनिफेस्टेशन नहीं है। संजय जी, पिछले 20 साल के आप सर्वेज देखिए, मैंने आज तक एक ऐसा सर्वे नहीं देखा है जहां बेरोज़गारी या कीमतों का बढ़ना पहले, दूसरे, तीसरे स्थान में ना हो। कोई भी आप सर्वे देखिए जी। अनएम्प्लॉयमेंट, प्राइस राइज तो पहले दूसरे स्थान में ज़्यादातर रहे हैं। पर यहाँ पे जो मनीषा जी ने कहा उस पे मैं एक ऐड करूँगा। लोगों के मन में ये बात है कि हम इन दोनों समस्याओं को फेस कर रहे हैं, इस पे दूसरी राय नहीं है जी। लेकिन इस समस्या के परिहार किसके हाथ में है, किसको हम देखें कि इस समस्या का उनसे परिहार हो, उनसे सॉल्यूशन हो, वो कभी कभी हमें चुनाव का नतीजा बताता है। दूसरी बात, जब हमारा वोटर ईवीएम के सामने खड़ी होती है और बटन प्रेस करने का प्रश्न आता है, उस समय उनके मन में क्या होता है? क्या वो बेरोजगारी और प्राइस राइज का प्रश्न उनके मन में रहता है, या और कोई विषय को उस समय ध्यान में देके वोट करते हैं? जी। और ये बात आई थिंक काफ़ी इस पे आज शोध हो रहा है कि इमोशनल इश्यूज जो लोगों को मैटर करती हैं जी, वो क्या यहाँ पे फ़र्क कर रही हैं या नहीं? तो उसमें तो बीजेपी एक तरीके से बहुत ही स्मार्ट पार्टी है, जो अपने कम्युनिकेशन को यूँ फ्रेम करती है कि वो आपके मन को छूना, इंगेज करना, डिलाइट करना, होप देना, सब एक साथ कर लेती है, और ये कम्युनिकेशन का काम होता है। एक दूसरा चैलेंज मैं फेस कर रहा हूँ, जैसे मुझे याद है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करूँगा जी मैं नीलकंठ जी से, अगर पूछना होगा तो उसी प्रकार मैं रियली कोशिश कर रहा हूँ, और इसको कोई आप ये मत समझिए कि मैं कोई स्टाइल मार रहा हूँ। वो ये कि विपक्ष का मुद्दा क्या है, कहानी एक लाइन में, हेडलाइन में क्या है, ये मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि व्हाट आर यू सेलिंग, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप बताएं अमिताभ कि विपक्ष का क्या नैरेटिव है, वो क्या मुद्दा उठा रहे हैं? विपक्ष एक्चुअली कंफ्यूज्ड है अभी बहुत ज़्यादा, क्योंकि कास्ट सेंसस को एक बहुत बड़ा मुद्दा उन्होंने बनाया था, लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि कास्ट सेंसस बिल्कुल ही नहीं चला।
3 राज्य जहाँ पे कांग्रेस पार्टी फेवरेट थी 2 राज्यों में जीतने की, वहाँ पे वो हार गई। तो सोशल जस्टिस जो उनको एक मुद्दा है वो कहीं ना कहीं पंक्चर हो गया। और उसके जो एक तरह से जो टॉर्च बेयरर थे नीतीश कुमार जी, जिन्होंने बिहार में कास्ट सेंसस किया और उसके रिजल्ट भी पब्लिश कर दिए, वो हॉप करके वापस आज एनडीए में आ गए। तो विपक्ष बहुत सारी चीज़ों में घूम रहा है, कोई फोकस्ड कम्युनिकेशन नहीं है। और आज इंडिया ब्लॉक तो है, लेकिन हम गारंटीज़ रोज़ सुनते हैं कि कांग्रेस पार्टी की गारंटी। तो गारंटी कांग्रेस पार्टी की है या इंडिया ब्लॉक की है, उसके अलाइज की भी हैं। और कहीं ना कहीं उन्हें ये लगता है कि महिलाओं को 1 लाख रुपए एटसेट्रा जो उनके वादे हैं, हम 30 लाख सरकारी नौकरियां भर देंगे। आज तक उन्होंने, कांग्रेस पार्टी ने कोई मॉडल स्टेट डेवलप नहीं किया। 2 राज्य, वहाँ भी बहुत सारी स्कीम्स थी, एक से एक स्कीम थी राजस्थान में तो, लेकिन उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। तो जब वोटर देखता है वो कहता है ठीक है वादा तो कर रहा है, लेकिन कौन सा स्टेट मॉडल स्टेट है? आज कर्नाटक में कोशिश कर रहे हैं कि भाई सारे गारंटीज़ को इम्प्लीमेंट करें, लेकिन आज कर्नाटक रेवेन्यू डेफिसिट स्टेट हो गया है। आज कर्नाटक में फिस्कल डेफिसिट बढ़ चुका है उस 50,000 करोड़ के बाहर की वजह से। तो ये सारी बातों, सिर्फ एक लाइन जोड़ता हूँ मुद्दों के ऊपर कि इनकम तो कम हुए हैं लोगों के, एक्सपेंडिचर भी कम हुआ है। अगर फ्री राशन डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो गरीबों का जो परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर है राशन पे ही सबसे ज़्यादा है, बिल्कुल, और वो फ्री हो गया है। बिल्कुल। इसमें एक चीज़ और, चूंकि आप थोड़ा रूरल महाराष्ट्र वगैरह का भी चक्कर लगाते हैं रोहित, वो ये कि जब बात हुई ना कि जॉब की कमी है, लेकिन ये शायद पता है इनको, इसीलिए इन्होंने क्या किया है, मान लीजिए जनधन योजना या अभी सोलर एनर्जी वाली योजना या लखपति दीदी या ड्रोन दीदी, इस प्रकार की जो योजनाएं चली हैं कि एक प्रकार का कुछ एंटरप्रेन्योरल साइकिल भी क्रिएट कर लें, क्योंकि सब जगह स्ट्रक्चर जॉब शायद पॉसिबल नहीं है। ये कैसा गांव में दिखता है क्या? ये काफ़ी पैमाने पे गांव में दिखता है। और जो रास्तों का काम है, हाईवेज़ का काम है, वो विदर्भ के इलाके में बहुत ज़्यादा लेवल पे दिखता है। इट इज़ लाइक सुपर अचीवमेंट बाय गडकरीज मिनिस्ट्री। If you go to Yavatmal, if you go to Wardha, if you go to any areas which were totally underdeveloped earlier, roads and infrastructure, there is no doubt that there is incredible work done. अभी बेरोज़गारी के मुद्दे पे जो बात हो रही है, मनीषा जी ने भी कहा, बाकी वक्ताओं ने भी कहा, उसमें महाराष्ट्र में थोड़ा सा एक फ़र्क ये है कि देखिए ये स्टेट पहले से ही बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट है, और ये ऐसा स्टेट है जिसमें बहुत ज़्यादा MIDC जो हम बोलते हैं, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, शहरों का एक औद्योगिकरण जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं, जहाँ पे इंडस्ट्रियल ग्रोथ ज़्यादा है। तो जॉब्स इज़ नॉट अ बिग इशू इन अ स्टेट लाइक महाराष्ट्र. That is my reading. It might be an issue in Uttar Pradesh, it might be issue in the south, Telangana or some places. I am not totally aware of that. But in Maharashtra, बेरोज़गारी का कोई इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आपको शायद आपका गांव छोड़ना पड़े, लेकिन आपके गांव से 100 किलोमीटर पे आपके बहुत अच्छा जॉब मिल जाता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो एक दिन में आ जाके वो काम कर लेते हैं। दूसरा जो है महंगाई का मुद्दा जो है, वो भी मुझे महाराष्ट्र में इतना नहीं दिखाई देता, क्योंकि उसका भी वही है कि पैसा काफ़ी स्टेट में काफ़ी पैसा है, तो इस दैट इज़ ट्रिकलिंग डाउन, सो इट इज़ नॉट अ बिग इशू। इसीलिए आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में ज़्यादा मुद्दा उठाया जाता है वो मराठा आरक्षण या कास्ट बेस्ड जो मुद्दे हैं उस पर ज़्यादा निर्भर कर रहा है ऑपोजिशन। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मराठवाड़ा जैसे रीजन में आप देखेंगे कि एग्रीकल्चर का फेल्योर हुआ है। उसके लिए नेचुरल रीजंस हैं, जैसे बारिश कम होती जा रही है, या सूखा होता है, या डिवीज़न ऑफ लैंड होता जाता है, जैसे फैमिली बढ़ती है, तो उस वजह से आपको एक अनरेस्ट दिखेगा फार्मर्स में, जिसको ऑपोजिशन शायद यूज़ करने का कोशिश कर रही है। ये आपने बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रखा, जो हम उस पर और थोड़ी चर्चा करेंगे इसके बाद। वो यही है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो रूरल पिछड़ापन अब महाराष्ट्र जैसे अग्रणी राज्य में हो गया है, उसका भी मैनिफेस्टेशन मराठा और ओबीसी की पॉलिटिक्स के ज़रिए हो रहा है। यानी खेती से लोगों को दूर करना और गाँवों में ही और गाँवों के पास ही शहर बनाना, ये शायद डेवलपमेंट का एक बड़ा चैलेंज है। हाँ, तो मुझे ये लगता है कि 2-3 चीज़ें वहाँ पे हो रही है। एक तो फ्रैगमेंटेशन ऑफ लैंड, जैसे मैंने कहा, उसकी वजह से वो वायबल नहीं हो रहा है एग्रीकल्चर, और उसका रिफ्लेक्शन ये हो रहा है कि जॉब्स में ये लोग जाना चाहते हैं और
प्राइवेट सेक्टर में शायद वो स्किल उनके पास नहीं है जो उनको मिले, इसलिए वो गवर्नमेंट तो जॉब मराठा आरक्षण इशू को हम इकोनॉमिक इशू के रूप में देखें या कास्ट के ही रूप में देखें? मैं 100% मराठा आरक्षण इशू को इकोनॉमिक इशू देखता हूँ और मेनली एग्रीकल्चर फेल्योर का इशू देखता हूँ। इसमें कोई गवर्नमेंट का या पॉलिटिकल पार्टी का रोल मुझे नहीं लगता है। ये एग्रो फेल्योर जो होता गया है उसका नतीजा और है। जाहिर है कि इसको कैसे एड्रेस किया जाए, नीलकंठ जी के पास कुछ विचार होंगे। जो चीफ मिनिस्टर मोदी ने एग्रीकल्चर में किया वो प्राइम मिनिस्टर मोदी एग्रीकल्चर में नहीं कर पा रहे हैं। गुजरात में वो जब चीफ मिनिस्टर थे तो एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 9% के आसपास थी। और ये क्यों हुआ? एक, उन्होंने सरदार सरोवर नर्मदा निगम कंप्लीट कर दी तो इरिगेशन पहुंच गया। दूसरा, जो अनइंटरप्टेड पावर मिलता था वहाँ पे फुल प्राइसिंग पावर की करके आपको अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई चालू कर दी। तीसरा, एपीएमसी में रिफॉर्म करके लाए। चौथा, कमर्शियल क्रॉप्स लेके आए। तो कई चीज़ें ऐसी एग्रीकल्चर में हुई जिसकी वजह से गुजरात के एग्रीकल्चर की ग्रोथ 9% के ऊपर चली गई। एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है। अब हर स्टेट में ना इरिगेशन उस तरह से बढ़ सकता है, ना कमर्शलाइजेशन ऑफ क्रॉप हो सकता है, ना एपीएमसी के रिफॉर्म प्रोसेस हो सकती है, ना अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई हो सकता है। और चाइना और भारत का अगर ग्रोथ में अंतर जो देखें तो चाइना ने एग्रीकल्चर फोकस बहुत पहले किया, उसकी वजह से डिमांड आई, वो उन्होंने फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन में कन्वर्ट की। हमने एग्रीकल्चर में जो गुजरात जैसा ग्रोथ देखा वो भारत के दूसरे राज्यों में हमेशा नहीं देखा। कुछ समय के लिए आया फिर ठंडा पड़ गया। अगर हम एग्रीकल्चर ग्रोथ को बढ़ा दें तो रूरल डिस्ट्रेस कम होगा और इंडस्ट्रियल डिमांड खड़ी हो जाएगी। बिल्कुल। नीलकंठ, आप कुछ कह रहे थे कि कैसे नए मॉडल हो सकते हैं इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के? यस, सो क्योंकि हम जब भी हाउस होल्ड इनकम की बात करते हैं कि तो उसमें हम केवल वेजेस पे ध्यान देते हैं। इंडिया की इकॉनमी इतनी यूनिक है कि इसमें बहुत लोग एंटरप्रेन्योर्स हैं, छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं। कोई परचून की दुकान चलाता है, कोई छोटा ढाबा चलाता है, कोई छोटा दर्जी है। कोविड के समय इन लोगों को बहुत परेशानी हुई और जब इनको अभी अब धीरे धीरे ये डर्रे पे आ रहे हैं तो इनके भी अब इनकम्स बढ़ रही हैं। सबसे बड़ी समस्या है कि इनको हम जल्दी से कैसे ग्रो कराएं और उसको ग्रो कराने में आई थिंक डिजिटल इकॉनमी का बहुत बड़ा हाथ है। जैसे पहले क्या था कि अगर आपको डिजिटल पेमेंट्स के लिए पॉस मशीन चाहिए, पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन चाहिए, तो आपको एक सर्टेन लेवल ऑफ इनकम चाहिए होगी। अभी क्या है कि एक QR कोड का स्टिकर लगा दीजिए और उसकी डिजिटल पेमेंट चालू हो गई। फिर क्या था कि आप मार्केट कैसे एक्सेस करेंगे? तो अब नए मॉडल्स की ज़रूरत है और बन रहे हैं। जैसे ONDC है, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। तो जैसे अब कोई भी छोटी दुकान वाला, कोई चाय वाला अपने पड़ोस के किसी भी कस्टमर को ONDC के थ्रू एक्सेस कर सकता है। अगर किसी को छोटा लोन चाहिए कि वो अपने धंधे को और बढ़ा सके, पहले 10-50 हज़ार रुपये के लोन मिल ही नहीं सकते थे। अब ओकेन जो एक ओपन क्रेडिट एनहांसमेंट नेटवर्क है, तो इन सब चीज़ों से तो मुझे लगता है कि सरकार का अप्रोच है कि किसी को पैसे ऐसे बांट दो तो शायद वो 6 महीना 1 साल उस पर खा लेगा, लेकिन अगर उसको ऐसा इनेबल करो कि वो अपना धंधा स्वरोजगार बना सके तो वो बहुत लंबे समय तक उसको खींच सकता है। तो मेरे ख्याल से ये अप्रोच है गवर्नमेंट का। बिल्कुल। अब बात करते हैं संदीप शास्त्री जी, आप बताएं कि ये जो साउथ फोकस है बीजेपी का और मोदी जी का खास करके, इसको हम कैसे समझें? क्योंकि कहा जा रहा है कि वहाँ तो वोट है नहीं और अगर 400 के नंबर तक पहुँचना है तो ये जो पूरा साउथ, पूरा ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट 200 सवा 200 के ऊपर सीटें हैं, वहाँ इनको 100 सीटें निकालनी पड़ेंगी। आपने बहुत ही सही विषय उठाया। 2014 में नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल फोकस एक था, 2019 में ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट का फोकस एक था और इस बार वो साउथ का फोकस है। कारण एक ही है, नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल में 90% से ज़्यादा स्ट्राइक रेट हो चुका है। सो ये 305 से 370 अगर हमें बीजेपी को जाना है, 65 सीट्स एडिशनल। नॉर्थ, सेंट्रल और वेस्ट में तो उतनी स्कोप नहीं है। ईस्ट में टक्कर आज भी है। दक्षिण भारत में अगर आप देखें तो 103 सीट जो हैं, आज बीजेपी का वहाँ 30 सीट और उनके सहयोगी दल के 2 और सीट, सो 32 सीट साउथ में है। तो वहाँ पे स्कोप बीजेपी को लगता है कि थोड़ा ज़्यादा है, पर मुझे लगता है ज़्यादा वो केवल कर्नाटका और तेलंगाना में थोड़ा है।
दूसरे 3 राज्य अगर आप देखें, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला, इन तीनों राज्यों में 2019 में एक सीट भी नहीं आया था। एक सीट जो आया था वो अन्ना डीएमके को आया था। इन तीनों राज्यों में एक भी सीट नहीं है। सो उनका गेम प्लान ये शायद 2023 तक केवल सीमित नहीं है, ये एक थोड़ा लॉन्ग टर्म प्लान है कि हम हमारा बेस इन 3 राज्यों में कैसे डेवलप करें। शायद इस बार केवल 2-3 सीट मिलेंगे, लेकिन काम वो वहाँ पे इसी कारण से शुरू कर रहे हैं। और इतना लंबा लीडरशिप का कैंपेन साउथ में इसी एक कारण से मुझे लग रहा है हो रहा है कि साउथ में अगर वो पेनिट्रेशन नहीं हो, वो पैन इंडिया आइडेंटिटी फिर प्रॉब्लम बन जाए। बिल्कुल, और वोट शेयर बढ़ाने का कम से कम पहला मुकाम है जिसको पूरा करने की कोशिश करें। फिर लौटते हैं थोड़ा सा महाराष्ट्र पर, और वो इसलिए कि अगर एक बहुत ही जीवंत मजबूत विपक्ष इस वक्त है यहाँ पर, तो वो इस राज्य में है। शरद पवार जैसे कद्दावर नेता हैं, उद्धव की जो शिवसेना है उसका अपना ग्रासरूट नेटवर्क है। क्या ये जो वोट का आंकड़ा है, अमिताभ आपसे समझना चाहूँगा पहले मैं, कि नेता की शिफ्ट से वोटर शिफ्ट हो जाएगा, उसका समर्थक शिफ्ट हो जाएगा, ये ज़रूरी है क्या? और ये वोट ट्रांसफ़र इतनी आसान सी चीज़ है क्या? नहीं, ये ज़रूरी नहीं होता है, काफ़ी डिफ़िकल्ट है। किसी भी पार्टी को जो वोट मिलता है उसके 3 एलिमेंट्स होते हैं। एक होता है पार्टी सिंबल का वोट, यानी हार्डकोर आइडियोलॉजिकल वोटर। एक होता है कैंडिडेट का वोट, जो उसके इमेज या काम के वजह से मिलता है। और एक होता है लीडरशिप का वोट, मोदी, उद्धव, शरद पवार एटसेट्रा। थंब रूल है 1/3, 1/3, 1/3। ये है पैटर्न। अब महाराष्ट्र में जो अलाइज हैं, जैसे एनसीपी है, एनसीपी अजित पवार और उधर बची हुई है शिवसेना उद्धव ठाकरे। अब एनसीपी अजित पवार के पास जो वोट शेयर है उसमें एक अच्छा खासा मात्रा में माइनॉरिटी वोट है। 16% जो है वो एनसीपी का वोट था और 16% कांग्रेस का वोट था, यानी 32%। उसमें से 9% इज़ माइनॉरिटी वोट। दोनों का अगर बराबर भी मान लें तो 4.5 दोनों के पास है। तो ये 4.5% क्या बीजेपी कैंडिडेट को ट्रांसफ़र होगा? क्या शिवसेना एकनाथ शिंदे को ट्रांसफ़र होगा? क्वेश्चन मार्क। उसी तरह से शिवसेना उद्धव ठाकरे को क्या जो 80% के लगभग माइनॉरिटीज़ ने कांग्रेस और एनसीपी को सपोर्ट किया था, वो वोट ट्रांसफ़र होगा जब उद्धव ठाकरे कैंडिडेट खड़ा होगा? तो ये सारी बहुत पेचीदगी है इस बार के चुनाव में। एनसीपी को लेने से क्या है कि थोड़ा एडवांटेज हो गया है बीजेपी को, जो माइनस में चल रही थी। और एक और बात है कि जो बीजेपी के अलाइज को वोट मिलता है उसमें भी मोदी फैक्टर है, वो 1/4 है। बिल्कुल। और अब वीबीए आ गया है इंडिया ब्लॉक के पास, तो वो भी 7% ऐड करता है। तो अगर हाफ है दोनों के पास, तो मोटे तौर पर पिछले चुनाव में 50% एनडीए और 35% के आसपास विपक्ष के 32, वोट थे, हाँ। जिसमें पश्चिम महाराष्ट्र और विदर्भ, इन दोनों में गैप काफ़ी नैरो था रोहित। तो अभी ये जो अंकगणित है उससे अगर देखें तो इस एरिथमेटिक के बेसिस पे क्या ये कहना सेफ होगा कि एक्चुअली यहाँ बहुत कड़ी लड़ाई है, सीधा ट्रांसफ़र नहीं हो सकता और एक दूसरे को कैंसिल करेंगे? मुझे लगता है संजय जी, 2 चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर रहेंगी। एक तो प्रकाश अंबेडकर का वंचित बहुजन आघाड़ी है। कल परसों जो रैली हुई मुंबई में, उसमें वो स्टेज में तो दिखाई दिए, उन्होंने भाषण तो किया, लेकिन सीट शेयर का एग्रीमेंट अभी तक नहीं हुआ है। और सुनने में बात ये आई कि कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ें उसमें हैं, तो वो कंफर्म नहीं हो रहा है कि वो सचमुच इनके साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे। अगर वो गए तो शायद एक डिसाइडिंग फैक्टर बन जाएगा, नहीं गए तो देखिए, पिछले बार का मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। टेस्ट केस बारामती में सुप्रिया सुळे जी जो फाइट कर रही थी, वहाँ 13 लाख के आसपास टोटल वोटिंग हुआ, जिसमें से 6 लाख से ऊपर 6.5 लाख से ऊपर सुप्रिया सुळे जी को मिला और लगभग 45,000 वंचित बहुजन आघाड़ी ने लिया। तो इसलिए सुप्रिया सुळे जी का मार्जिन कम हो गया। और ऐसा ही अगर दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में हो जाए तो शायद खेल महाविकास आघाड़ी के लिए बिगड़ सकता है। लेकिन अगर प्रकाश अंबेडकर साथ में आए और उनका सीट शेयरिंग एग्रीमेंट हो गया, जो कि अगले
3-4 दिनों में हमें पता चलेगा। तो लगता है कि शायद वो डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा और इनको एडवांटेज मिलेगा। दूसरी बात, मैं डेफिनेटली प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि मार्जिन बहुत ही कम रहने वाला है इस बार। विनिंग का मार्जिन आप देखिए, महाराष्ट्र में किसी किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख ऐसे रहता था, हमेशा रहता आया है। मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि इस बार वो 40,000, 50,000, 60,000 के आसपास रहेगा। संदीप जी, आप इससे एग्री करेंगे क्या? क्योंकि यहाँ पर एक राय और है, वो राय ये है कि लास्ट माइल, लास्ट बूथ, लास्ट वोटर तक बीजेपी की जो क्षमता है पहुँचने की और उसको बूथ तक लाने की, पब्लिक मूड अगर आपके खिलाफ भी है तो विपक्ष के लोग उसका फ़ायदा उठा नहीं पाते और इस प्रकार का वोटर या बूथ मैनेजमेंट नहीं हो पाता। तो रोहित की बात का काउंटर ये हो सकता है कि ज़रूरी नहीं है कि मार्जिन इतना नैरो हो। नहीं, मैं रोहित जी की बात से सहमत हूँ और उसके साथ मैं और एक बात ऐड करूँगा कि जब महायुति का एक कैंपेन शुरू होता है, क्या वो एक बीजेपी फोकस कैंपेन रहेगा? अगर इस बार देखिए, महायुति में भी बीजेपी का शेयर जो रहेगा, मिनिमम 29 कह रहे हैं, मैक्सिमम 31 कह रहे हैं उनका शेयर, जो पहले सिर्फ 24 था, 24 था, अभी 29 या 31 हो जाएगा। सो बीजेपी की शेयर इसमें ज़्यादा हो रही है। और अगर कैंपेन में बीजेपी फोकस्ड कैंपेन दोनों एनसीपी, अजित पवार और शिवसेना चीफ मिनिस्टर का वो करें तो शायद उससे कुछ बदलाव आ सकता है। उसी तरह आप आगरी में देखेंगे तो वहाँ कहाँ फोकस होगा? उद्धव ठाकरे पे फोकस होगा, कांग्रेस पे फोकस होगा, शरद पवार पे फोकस होगा, वहाँ वो आई थिंक डिसाइड करेगा। सो किस तरह से कैंपेन में दोनों अलायंसेस में सेंट्रल फैक्टर क्या होगा और जैसे अभी कहा गया प्रकाश अंबेडकर का रोल क्या होगा, आई थिंक इन 2-3 फैक्टर्स को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि किस तरह ट्रेंड राज्य में जा सकता है। बिल्कुल। मनीषा जी, देखिए अभी जो चर्चा हो रही है, सारी पार्टी, सारे नेताओं के नाम लिए जा रहे हैं। कांग्रेस यहाँ फ्रिंज प्लेयर हो गई है, जबकि महाराष्ट्र में वो एक डोमिनेंट फोर्स हुआ करती थी। इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाए? देखिए, सब जगह ही ये बड़ी बात है। मैं पिछले कुछ दिनों में हिमालय के 2 कंट्रास्टिंग स्टेट्स में थी, असम में थी, उसके बाद जम्मू कश्मीर में थी। दोनों ही जगह अलग अलग समय पे राहुल गांधी जी की यात्रा भी निकली और मैं कुछ वैसे गांव में भी गई देखने के लिए उनकी यात्रा के ठीक बाद। तो नालबाड़ी नाम के एक गांव में, जहां की संघ का भी अच्छा खासा वहां जड़ है, वहां भी लोगों ने कहा कि हाँ, वो बातें सही कर रहे हैं, एक डिफरेंट पर्सन है, लेकिन ये उनके बारे में था। और वहीं तुरंत थोड़े ही दिन बाद प्रधानमंत्री आते हैं तो बड़े बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं उनकी बात हो रही है, प्रधानमंत्री आवास योजना की स्केल पे बात हो रही है। तो लोग ये भारतीय जो परंपरा है राजनीतिक, वो बहुलवादी है, वो एक्सेप्ट करती क्या, वो एक उनमें एक कनेक्ट आ रहा है, मास उनका अपना इमेज राहुल गांधी का इम्प्रूव कर रहा है। लेकिन जहाँ एक लीडरशिप और डेवलपमेंट की बात है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अब बीजेपी के लीडर के हैसियत से कैंपेन कर रहे हैं, वो बाय माइल्स अहेड हैं। तो मैं ये समझती हूँ महाराष्ट्र की आज जो विडंबनाएं हैं, मैंने बिहार में भी ये विडंबनाएं देखी हैं, लेकिन मैं जानती हूँ कि अगर एक नेशनल कैंपेन का मोमेंटम आता है तो लोग अपने इश्यूज़ को रखते हैं। शायद स्टेट इलेक्शंस में वो बातें फिर उजागर हो जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं एक नेशनल इलेक्शन जो है उसका मूड एक नेशनल मूड बन जाता है। प्रश्नवाचक लोग लगाते हैं। मैं अगर महाराष्ट्र की मेरी पकड़ उतनी अच्छी नहीं, लेकिन मैं तब भी जहाँ तक हो सकता है वहाँ मैं देखती हूँ। पिछली बार मैंने पवार साहब का कराड़ में वो भाषण सुना था, जो बिजली कड़की और एकदम बारिश से हम भी वहाँ भीगे थे और महिलाएं संख्या में आके और हमने बैठ के ढाबे पे खाना खाया। उस वक्त मुझे दिखा था कि ये चुनाव बदल रहा है, लेकिन वो महाराष्ट्र का अपना चुनाव था, अपनी लीडरशिप की बात थी। अगर वो वोटर जाके ये पूछेगा कि मैं भारत बनाने का सपना देखता हूँ, और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अब भाजपा के मुख्य कैंपेनर के रूप में अब चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने एक दिशा बदली है कि भारत निर्माण के लिए यदि सोचना है चुनाव के बारे में तो आप किस दिशा में जाएंगे। और महाराष्ट्र वालों को मैं ये संदेश दे के जाऊं कि हम बिहार में भी बिल्कुल ज़मीन पे कार्यरत हैं। हम ये समझते हैं कि कुछ दिक्कतें अभी भी हैं, वरना इतना सारा गठजोड़ जोड़ना
और पॉलिटिकली नॉन क्लीन कि कल जो वहाँ थे उनको भी इधर लेके आए। आज जो 3-4 बजे तक की खबर थी कि छोटे नेता मांझी साहब, उनके लिए भी बिल्कुल केंद्रीय इशारा था कि नहीं, मांझी जी के सीट के लिए बिल्कुल जो एक गया ज़िले में महत्वपूर्ण सीट है उसको लिया जाए। तो एक एक सीट पे आंख है, और तब मैं मानती हूँ कि जो ग्रैनुलर है, लोकल है, वो कहीं भी नेशनल से जो है वो हटता नहीं है। तो लोकल भी देखते हैं, लेकिन लोग देश की दशा और दिशा जब देखेंगे तो किन बातों पे वोट करेंगे, ये इस पर आपने ये इम्पोर्टेंट कैंपेन बात रुकेगा। कही जो नज़र रखने की है संदीप जी, वो ये कि लोकसभा में मोदी प्रीमियम फैक्टर एक अलग ढंग से काम करेगा, लेकिन चूंकि डेमोक्रेसी है और बड़ी कैओटिक डेमोक्रेसी है हमारी, तो राज्यों के नतीजे, राज्यों का रुझान कुछ अलग हो सकता है। ऐसा हमने कई जगह देखा है। संजय जी, हम ये हर एक राज्य में देख रहे हैं कि जब उस राज्य में चुनाव होता है और फिर लोकसभा चुनाव होता है, काफ़ी फ़र्क होता है जिस तरह से नतीजे आते हैं। और मैं कहूँगा ये मेरे राज्य से शुरू हुआ, कर्नाटका से शुरू हुआ 1984 में। बिल्कुल। जब लोकसभा चुनाव में राज्य ने कांग्रेस को ज़्यादा सीट्स दिए और 3 महीने के बाद जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत राज्य में दे दिया। ये ट्रेंड आजकल पूरे देश में हम देख रहे हैं। बिल्कुल। चर्चा के बिल्कुल आखिरी हिस्से में एक पॉइंट और मैं टच करना चाहता हूं, जहां मुझे लगता है कि नीलकंठ और नीलेश भाई के विचार होंगे। एक तो मुझे याद आता है गिफ्ट सिटी, क्योंकि मुंबई में बैठे हैं और बात थी कि एक और फाइनेंशियल सेंटर बनाया जाए जो मुंबई के साथ मुकाबला करे। एक लफ्ज़ चला था कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, लेकिन उसका एक नुकसान है। 2 राज्य आपस में इसके लिए न लड़े ना कि ये प्रोजेक्ट यहाँ रहे वहाँ रहे, और उसके लिए बहुत सारी कंसेशंस, डिस्टॉर्टेड मॉडल्स दे दें और इसमें प्रॉब्लम शुरू हो जाए। क्या कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का वक्त वापस नहीं आ गया है? क्योंकि राज्यों में तो अलग अलग पार्टियां, अलग अलग रंग होंगे, लेकिन ये बड़ा ज़रूरी है कि हम लोग वापस कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की तरफ लौटें अगर हमको 9% ग्रोथ रेट के साथ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य अगले कार्यकाल में प्राप्त करना है। तो नीलेश भाई। संजय भाई, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म भी चाहिए और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भी चाहिए। थोड़ी कंपटीशन ज़रूरी है ताकि लोग दौड़ते रहे। एक किस्सा कहना चाहूँगा सैमसंग का। बहुत साल पहले वो भारत आए, यहाँ पे टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल फ़ोन बनाते हैं और यहीं पे ज़्यादातर बेचते, थोड़ा एक्सपोर्ट करते हैं। आज वो भारत की सबसे बड़ी कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनी है, 1 लाख करोड़ का टर्नओवर है। बट हम यहाँ पे आने के बाद वो वियतनाम गए, वहाँ पे बनाते, दुनिया में बेचते हैं। उनका टर्नओवर वहाँ पे शायद 5 लाख करोड़ के ऊपर है, हमसे 5 गुना ज़्यादा। क्या वियतनाम हमसे 5 गुना बड़ा देश है? जी बिल्कुल नहीं, वो तो हमसे 1/12 कंट्री है। तो कहीं पे अगर ये कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म रहता तो हम सैमसंग को वियतनाम नहीं जाने देते, यहीं पे रखते, यहीं पे उन्हें सारी सहूलियत देते और यहाँ पे वो 6 लाख करोड़ का टर्नओवर करते। एट द सेम टाइम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भी चाहिए। आज अमूल ने एक रास्ता दिखाया है। 1970 में भारत का मिल्क उत्पादन 16% था यूरोप के सामने। हम इंपोर्ट करते थे, बच्चों को लोट में, आटे में पानी मिला के दूध बना के कहते थे। आज अमूल की वजह से और उसके जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी की वजह से भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर बन गया। यूरोप से 150% ज़्यादा, 150%, 1.5 टाइम्स ज़्यादा मिल्क उत्पादन करते हैं। बिल्कुल। तो उस चीज़ को अगर कॉपी करे तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हो गया, और सैमसंग को रखने के लिए कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म करें। बिल्कुल। ये सवाल मैंने इसलिए भी पूछा क्योंकि नीलकंठ, आप स्टेट्स पर अलग से काफ़ी नज़र रखते हैं, आप आंकड़े काफ़ी देखते रहते हैं, और मुझे लगता है कि महाराष्ट्र का जो बिल्कुल नंबर 1 पोजीशन थी, जो पिछले दिनों छिन गई, वो इस महाराष्ट्र को वापस से जागृत करने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि इसका इंडस्ट्रियल विकास बहुत तेज़ी से हो और वो नए मॉडल के साथ हो और ये रूरल वाला पीछे न छूट जाए। नहीं, एकदम सही बात है। और जो हम अभी आपने शुरुआत की कि ये जो अभी मुंबई का ही जो काया पलट हो रहा है, तो इसके कारण ही, जैसे आप ये देखें जो अटल सेतु बना है, अब लोग कहते हैं कि भाई अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स नहीं चल रहे हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग अंग्रेजी में उसको जो ऑक्सीमोरॉन कहते हैं कि भाई अगर आप डोंबिवली में जो नॉर्दर्न सबब है वहाँ पे अगर कोई अफोर्डेबल हाउसिंग बनाएंगे, कौन जाना चाहेगा। लेकिन अगर आप डोंबिवली के लिए एक अच्छी सड़क बना दें या अच्छा एक रेलवे ट्रैक कनेक्टिविटी दे दें तो मार्केट जाके वहाँ पे घर बनाएगा। अभी आप देखें कि अटल सेतु इज़ लाइक द ब्रुकलिन ब्रिज फॉर न्यूयॉर्क।
कि जब सडनली मैनहट्टन का एक्सपेंशन हो गया, तो वैसे ही अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, जैसे अभी ये जो समृद्धि महामार्ग बना है, या अभी गोवा से कनेक्टिविटी जो सीधा एक्सप्रेसवे बन रहा है उसके आसपास, इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बनना शुरू होगा और उसका जब असर दिखना शुरू होगा तो ऑटोमेटिकली फिर महाराष्ट्र का भी उत्थान होगा। बिल्कुल। अब मेरे पास समय की बिल्कुल कमी है, लेकिन चूंकि दर्शकों से मैंने कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड की भी चर्चा होगी, क्योंकि अखबार में अभी खबरों में ये बना हुआ है, तो बिल्कुल एक 5-5 सेकंड वाला जवाब मैं लेना चाहूँगा आप में से कुछ लोगों से। अमिताभ, ये बातूनी क्लास का हमारा मुद्दा है, एक आध दिनों में बाहर हो जाएगा, या दरअसल ये वोटर के मन में एक सवाल रहेगा कि अगर हेल्दी लोकतंत्र बनाना है तो काले सफ़ेद का हिसाब साफ करो भाई? नहीं, वोटर के मन में ये सवाल रहेगा, लेकिन क्योंकि 50% जो फंड्स हैं वो बीजेपी को मिले हैं और 50% दूसरे दलों को भी मिले हैं, तो इसमें से कहीं ना कहीं पॉलिटिकल स्टिंग जो है ये इस मामले का ये निकल जाता है। और कैश आज भी किंग है, लगभग 90% फंडिंग तो कैश के थ्रू होती है, और उसकी क्विड प्रो क्विड हमें कहाँ पता चलती है? मनीषा जी, कहाँ पता चलेगी? ये एक हिपोक्रेसी है जिसके साथ हम बड़े कंफर्टेबल हो गए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, और ये दिखलाता है कि भारत में बड़े राजनीतिक परिवर्तन जो हैं वो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हुए हैं और होते रहेंगे। लेकिन इस वाले बात को जनता जो है वो भ्रष्टाचार का दर्जा देती है, या तरीका जो है सही नहीं है, या किसी एक दल के पास ज़्यादा आया है, तो इसकी समझदारी जो है वो कहाँ होती है? जैसे बोफोर्स पर भ्रष्टाचार का लेबल लगा, तो उस तरह से लेबलिंग जो है, क्लासिफिकेशन कहाँ होगा? और भारत का जो गरीब मतदाता भी है वो आप मान के रखिए कि बड़े मुद्दों पर भी अपनी राय वो बनाता है, अखबार वो पढ़ता है और वो टेलीविज़न देखता है, अभी एनडीटीवी भी देख रहा है, मैसेजेस से बरकरार है। तो आप मान के चलिए कि इस पर एक आम राय बन जाएगी, एक रेफरेंडम सा हो जाएगा और मामले स्पष्ट होंगे। बिल्कुल। मेरा वक्त अब यहीं पर समाप्त हुआ, लेकिन ये चर्चा बैटल ग्राउंड ऑन एनडीटीवी हम मुंबई से आपके लिए लेकर के आए। ये शुरुआत है और आपने मेहमानों का पैनल देखा। आने वाले दिनों में हम ऐसे ही इन्हीं मेहमानों से और कुछ नए दोस्तों के साथ बातचीत करते रहेंगे, और आप एनडीटीवी लगातार देखते रहिएगा, क्योंकि चुनाव का मतलब एनडीटीवी। नमस्कार।